पाकिस्तान की डॉन न्यूज को अभी इंडियन हैकर्स ने हैक कर लिया है। नासा की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक चंद्रयान 2 का प्रज्ञान रोवर अभी भी काम कर रहा है। चाइना अभी पांगोंग इलाके से पीछे हटने को राजी नहीं हो रहा है और बदले में वो लोग अभी लिपुलेख के पास आके ट्रूप्स को बिल्डअप करने लगे हैं। एचएएल की तरफ से कुछ कारण दर्शाए गए हैं जिसके मुताबिक वो 2022 तक ही तेजस MK2 की पहली लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन को बना सकते हैं। और क्या चाइना के J-20 को काउंटर करने के लिए अभी भारत लिमिटेड नंबर में Su-57 को खरीदने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 को लेके है। आप सबको ये बात पता होगा कि तेजस का जो डेवलपमेंटल साइकिल था वो काफी लंबा रहा था। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को 2001 में किया गया था और इसके बाद इसको सर्विस में शामिल होते होते 2016 तक का वक्त लग गया था। इसके पीछे कई कारण थे और सबसे बड़ा कारण ये था कि एचएएल इसमें जरूरत से काफी ज्यादा सेफ्टी इशू को फॉलो कर रहा था और इसी वजह से शायद आज तक एक बार भी तेजस को इमरजेंसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा है। और वहीं पर इसको डेवलप करते वक्त हमारे पास पहले से कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिस वजह से इसको बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा था और खाली प्रोटोटाइप स्टेज से प्रोडक्शन स्टेज तक पहुंचने में हमें काफी ज्यादा वक्त लग गया था। लेकिन तेजस MK2 को बनाते वक्त ऐसा कुछ नहीं होने वाला और हम प्रोटोटाइप नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि एचएएल के मुताबिक हम सीधे तौर पर तेजस MK2 की लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं। इसकी पहली LSP यूनिट को 2022 तक ही तैयार कर दिया जाएगा और 2022 में इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाएगा या फिर 2023 की शुरुआत में इसको टेस्ट किया जाएगा। इनिशियली ये यूनिट्स IOC स्टैंडर्ड के होने वाले हैं और इसके बाद टोटल 5 LSP यूनिट को बनाया जाएगा, जिनमें से 3 IOC स्टैंडर्ड के और 2 FOC वेरिएंट के होने वाले हैं और 2028 से इनकी कंप्लीट सीरीज प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा, जिनको सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जा सकता है। एचएएल का कहना है कि इनके IOC और FOC वेरिएंट्स में कोई बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा और इनमें सभी बेसिक पार्ट कॉमन रहने वाले हैं। लेकिन FOC वेरिएंट IOC वेरिएंट के मुकाबले थोड़े फाइन ट्यून वेरिएंट होने वाले हैं और इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी 75% से ज्यादा रहने वाली है। तेजस MK2 की मैक्सिमम वर्क कंप्लीट हो चुकी है और इसी साल के अंत तक ही इसका फाइनल डिजाइन फिक्स होने वाला है। एचएएल अभी से इसकी 2 कॉकपिट सिमुलेटर को ऑर्डर करने वाली है, जिससे हमारे पायलट्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा। 2021 की शुरुआत में इसकी मेटल कटिंग को शुरू कर दी जाएगी और इसकी पहली यूनिट को बनाने के लिए एचएएल को 1 साल से भी कम वक्त लगने वाली है। इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी मेजर पार्ट और एवियोनिक्स सिस्टम जैसे कि डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसे काफी सारे इक्विपमेंट पहले से ही तैयार हैं। लेकिन चिंता करने वाली बात सिर्फ रडार को लेके है, क्योंकि अभी तक उत्तम ऐसा रडार एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट होने के लिए तैयार नहीं हुआ है और अभी इसमें 18 से ज्यादा मोड बचे हुए हैं जिनकी टेस्टिंग होना बाकी है। वहीं पर इंजन की बात करें तो इसमें जनरल इलेक्ट्रिक्स की 414 INS6 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे पास अभी स्टॉक में ही 8 इंजन मौजूद है, तो इंजन को लेके यहाँ पर अभी कोई इशू सामने नहीं आने वाला है। लेकिन इसको तेजस MK2 में इंटीग्रेट करने के लिए इसकी एयर इंटेक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, जो कि एचएएल के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एचएएल का कहना है कि अभी कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए डिजाइन वर्क किया जा रहा है, जिससे काफी सारे टेस्टिंग प्रोसेस को इग्नोर किया जा सकता है और हमारे काफी सारा वक्त भी इससे बच रहा है, क्योंकि हर एक चीज को टेस्टिंग करते वक्त काफी वक्त लगता है। इसी वजह से अभी एचएएल का दावा है कि वो तेजस MK2 को तेजस MK1 के मुकाबले आधी टाइम लाइन के अंदर ही डेवलप कर सकते हैं। और अभी 2 या 3 दिन पहले ही एचएएल की तरफ से तेजस MK2 की विंग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जिसमें इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके है। पिछले कुछ दिनों से भारत और चाइना के बीच बॉर्डर में डिसएंगेजमेंट होना शुरू हो चुका है और इस बात को लेकर बातचीत किया जा रहा है और अभी काफी सारे पॉइंट्स में ट्रूप्स पीछे हटना शुरू हो चुकी है। लेकिन पांगोंग इलाके में चाइना अभी पीछे हटना तो दूर बल्कि वो इस पर बात करने को भी राजी नहीं हो रहे हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्ट के मुताबिक गलवान, PP-15, PP-14 और हॉट स्प्रिंग जैसे सेक्टर में चाइना पीछे जा चुका है, लेकिन वो पांगोंग से जाने के लिए राजी नहीं हो रहे और फिंगर 4 से 8 के बीच चाइना काफी सारे ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। पिछले 3 हफ्तों से चाइना अक्साई चीन एरिया में भी अलग अलग जगह में सप्लाई बेसेस को बना रही है, जहां से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रूप्स को तुरंत ही बॉर्डर में लाया जा सकता है। कल ही इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच कमांडर लेवल में एक मीटिंग हुआ था, लेकिन
अभी तक इसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। बदले में चाइना हमारे साथ बातचीत करते वक्त अपने ट्रूप्स को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही बॉर्डर एरिया में अभी चाइना की तरफ से परमानेंट बंकर जैसे स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर चाइना की तरफ से अभी अपने कंप्लीट बैटेलियन को उत्तराखंड की लिपुलेख के पास तैनात किया गया है और इस एरिया को लेकर अभी भारत और नेपाल के बीच भी मतभेद चल रहा है और ऐसे में यहाँ पर चाइनीज ट्रूप्स के डिप्लॉय होना इस बात को और गंभीर कर सकते हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि चाइना अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अपने साइड में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के पास अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर रहा है और वो वहां पर ट्रेंचेस वगैरह बना रहे हैं जिसको सिर्फ जंग जैसे हालात में ही बनाने की कोशिश की जाती है। तो अभी चाइना के दिमाग में असल में क्या चल रहा है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और अगर चाइना अभी पांगोंग से पीछे नहीं हटता है तो तनाव फिर से बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। चाइना ने अपनी लासा और होटान जैसे एयरबेस में एवेक्स और बॉम्बर्स को भी तैनात करके रखा हुआ है। अगला अपडेट Su-57 को लेके है। यूरेशिया टाइम में इसको लेके एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि चाइना के साथ बढ़ती हुई तनाव की वजह से भारत अभी रशिया से Su-57 को खरीदने का प्लानिंग कर रहा है। पिछले साल इसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए रशिया की तरफ से इसको सीरिया में डिप्लॉय किया गया था और रशिया अभी इसकी 76 यूनिट को अपने एयरफोर्स में भी शामिल करने वाला है। अब भारत भी पहले इसकी डेवलपमेंट में शामिल था लेकिन इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के मुताबिक Su-57 फिट नहीं हो रहा था और इसकी डेवलपमेंट काफी डिले हो रही थी जिस वजह से भारत की तरफ से इसकी डेवलपमेंट से पीछे हटने का फैसला किया गया था। बदले में भारत ने रशिया को ये कहा था कि रशिया अब Su-57 को अकेले ही डेवलप करे और अगर इसे वो डेवलप कर लेते हैं तो भारत बाद में इसको खरीद सकता है। लेकिन कुछ ही हफ्ते पहले ही इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया था भारत का कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को इम्पोर्ट करने का कोई भी प्लान नहीं है और अभी हम सिर्फ अपनी AMCA प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। लेकिन यूरेशिया टाइम के रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की बढ़ती हुई एग्रेशन की वजह से भारत इमरजेंसी बेसिस पर रशिया से लिमिटेड नंबर में Su-57 को ऑर्डर कर सकता है क्योंकि ये चाइना की J-20 को काउंटर करने के लिए अभी भारत के पास सबसे बेहतर ऑप्शन है और ऐसा करने के बाद भारत इसको एवेल्युएट कर सकता है और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अच्छी तरीके से जान सकता है और अगर इसकी परफॉर्मेंस से भारत खुश होता है तो बाद में एडिशनल Su-57 को खरीदा जा सकता है और अगर खुश नहीं होता है तो वो अपने एमका प्रोजेक्ट के साथ जा सकते हैं। साथ ही ये बात अभी सुनने को मिला है कि Su-57 का प्रोडक्शन अभी पैंडेमिक की वजह से बंद कर दिया गया था लेकिन अभी इसे दोबारा शुरू किया गया है और 2020 के अंदर ही 4 Su-57 को बनाने का प्लान किया गया है। अब ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि भारत अभी Su-57 को इमरजेंसी में लिमिटेड नंबर में खरीदने वाला है या फिर नहीं खरीदने वाला है क्योंकि यूरेशिया टाइम के अलावा इस रिपोर्ट को किसी और मीडिया की तरफ से पब्लिश नहीं किया गया है और ना ही हमारी किसी ऑफिशियल हैंडल में इसको लेके कोई अपडेट दिया गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि भारत अभी Su-57 को खरीदने वाला है लेकिन इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है। अगला अपडेट चंद्रयान 2 मिशन को लेके है। 1 या 2 दिन पहले शनमुगा सुब्रमण्यम ने क्लेम किया था कि उन्होंने चंद्रयान 2 की पेलोड यानी कि प्रज्ञान रोवर को ढूंढ लिया है। ये वही है जिन्होंने सबसे पहले चंद्रयान 2 की डबरीज का पता लगाया था और इसका क्रेडिट उनको नासा की तरफ से दिया गया था। उनके क्लेम के मुताबिक चंद्रयान 2 क्रैश होने के बाद इसका जो लैंडर था वो टूट गया था लेकिन इसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर अभी भी सही सलामत है और ये क्रैश होने के बाद विक्रम लैंडर से थोड़ा दूर चला गया है। सुब्रमण्यम के मुताबिक हार्ड लैंडिंग की वजह से भले ही लैंडर के कुछ पार्ट टूट गए लेकिन ये पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है और जब इसरो की तरफ से इसे सिग्नल भेजा गया था तो हो सकता है इसने उसको रिसीव भी किया है और प्रज्ञान रोवर को बाहर निकाला है लेकिन गिरने की वजह से शायद इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ खराबी आ गई है जिस वजह से ये सिग्नल रिसीव तो कर रहा है लेकिन ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है। सुब्रमण्यम ने जो इमेजेस को ट्वीट किए थे उनको उन्होंने अभी इसरो को ईमेल भी किया था और इसरो की तरफ से ये बताया गया कि वो अभी इस बात को लेकर छानबीन कर रहे हैं क्योंकि जनवरी 2020 में नासा के लूनार ऑर्बिटर की तरफ से लिए गए इमेजेस से उस जगह में अभी कुछ ट्रैक के निशान पाए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये प्रज्ञान रोवर के हो सकते हैं और इसरो का भी कहना है कि लैंडर के साथ संपर्क टूटने के बाद वो लोग भी ब्लैंक सिग्नल को लगातार कुछ दिन तक भेज रहे थे और हो सकता है लैंडर ने इसको पिक किया होगा और रोवर को लॉन्च किया होगा लेकिन आगे की जानकारी अभी इसरो की छानबीन पूरा होने के बाद ही पता लग सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। अब सबको डॉन न्यूज के बारे में पता होगा जो कि पाकिस्तान की एक लीडिंग न्यूज चैनल है लेकिन अभी कुछ ऐसे रिपोर्ट सामने आए हैं जिसके मुताबिक पाकिस्तान की न्यूज चैनल हैक हो चुकी है। हालांकि कुछ ही समय के लिए इस चैनल को डाउन किया गया था लेकिन डॉन के मुताबिक वो रेगुलर तरीके से ब्रॉडकास्ट कर रहे थे लेकिन अचानक से उनकी चैनल की स्क्रीन में इंडियन फ्लैग लहराता हुआ दिखने लगा था और उसके नीचे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखा हुआ था। ये किसने किया था इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन जाहिर सी बात है कि ये
इंडियन हैकर्स का काम हो सकता है, पर अभी भी ये संदेह किया जा रहा है कि इसमें डॉन की किसी मेंबर का ही हाथ है जिसने जानबूझकर ब्रॉडकास्ट के बीच वहां पर इंडियन फ्लैग को ऐड कर दिया था। इसी बात को लेकर अभी डॉन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है। लेकिन जहां तक डॉन को हैक करने वाली बात रही तो इंडियन हैकर्स की तरफ से पहले भी कई बार पाकिस्तान के साइट्स को हैक किया गया था, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब लाइव टेलीकास्ट के दौरान टीवी चैनल को हैक किया गया है। और अभी कुछ इंडियन हैकर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास पाकिस्तान के काफी सारे खुफिया जानकारी भी मौजूद है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।